डियर स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों, जैसा कि बीपीएससी 65वीं मेंस के तैयारी के संदर्भ में हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में जो चर्चा की है कि एक एक करके सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हम लोग देंगे और इंट्रोडक्शन के हिसाब से सारा आपको सिलेबस आपके सामने उपलब्ध कराया जाएगा। उसमें पॉलिटी का इंट्रोडक्शन हो गया। आज हम लोग हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर सब्जेक्ट जो आपका जीएस पेपर फर्स्ट का आता है उसका इंट्रोडक्शन हम लोग देंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर का इंट्रोडक्शन। वैसे तो बीपीएससी में हिस्ट्री विशाल यूनिट है, मॉडर्न हिस्ट्री जुड़ने के कारण विशाल यूनिट है, लेकिन फिर भी ये विशाल यूनिट को हम लोग बहुत ही सिंपल वे में, परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत सिंपल वे में, जैसा कि आयोग क्वेश्चन पूछता है उसके अनुरूप हम लोग अगर देखें तो बहुत सिंपल वे में आपके सामने रख सकते हैं। यानी मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर को यदि हम चार भागों में बांटकर अगर इसको अध्ययन करते हैं तो बहुत ही सिंपल होता है। यह इतना आसान हो जाता है कि अध्ययन कर पाना और क्वेश्चन सेलेक्ट कर पाना भी बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। जैसे चार भाग हम लोग बांटते हैं। पहला भाग को हम लोग करते हैं कला सेक्शन में कितने यूनिट है वो हम लोग देख लेंगे। दूसरे भाग को हम लोग बांटते हैं सामान्यतः विद्रोह, और तीसरे सेक्शन में हम लोग बांटते हैं आधुनिक या राष्ट्रीय आंदोलन, और चौथे सेक्शन में हम लोग रखते हैं विचार। ये चार सेक्शन हैं, जिस चार सेक्शन के माध्यम से हम लोग आसानी से पूरे सिलेबस को वर्गीकृत कर सकते हैं और वर्गीकृत करके एक एक सेक्शन से क्वेश्चन को हम लोग सामने रख सकते हैं। विगत जितनी परीक्षाएं ली गई है बीपीएससी के थ्रू, आप किसी भी परीक्षा को मॉडल्स को उठाकर अगर देखेंगे, बैकवर्ड्स क्वेश्चन को देखेंगे अगर, तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि इस चारों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन कम से कम जरूर रहता है किसी भी हाल में। जैसे हम लोग कला में अगर देखते हैं तो इसका टॉपिक एक मौर्य कला, ये पहला टॉपिक, यानी आपका कला सेक्शन का ये पहला यूनिट है मौर्य कला। प्रत्येक वर्ष, लगभग तो नहीं, अल्टरनेट वर्ष में यह सेक्शन को जरूर पूछता है। दायरा इसका बहुत बड़ा है, मौर्य कला का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, हम इस पर चर्चा फिर आगे करेंगे, पहले आपको चैप्टर यूनिट दे देते हैं। दूसरा है मौर्य कला के बाद आपको पाल कला, यह भी प्रत्येक परीक्षा में पूछते रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एक बार मौर्य पूछा तो हो सकता है नेक्स्ट में गैपिंग करके पाल पूछ लेता है, नेक्स्ट गैपिंग करके अगला वह आपको पटना कलम, तीसरा यूनिट है पटना कलम। तो यह तीसरा यूनिट पटना कलम के रूप में। चौथे यूनिट के रूप में वह कहता है कि बिहार के अन्य कला। तो बिहार के अन्य कला में लोग अक्सर इसमें मधुबनी पेंटिंग को पढ़ाते हैं, मधुबनी पेंटिंग, लेकिन अभी तक किसी भी परीक्षा में यह नहीं पूछा है। अन्य कला के रूप में मधुबनी पेंटिंग को आज तक किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा है। अगर हम 42वीं से शुरू करते हैं तब भी बार बार मौर्य कला, बार बार पटना कलम या पाल कला, इस तीन में से ही अल्टरनेट करके अक्सर गैपिंग, एक आध बार गैपिंग हुआ है। जैसे कि पिछले परीक्षा में 64वीं में मौर्य कला ही पूछा है। उससे पहले आपको पटना कलम पूछ चुका है,
तो प्रत्येक ईयर आप देखेंगे कि इस 4 सेक्शन, यानी पहला सेक्शन कला के सेक्शन से, ये 4 में से एक क्वेश्चन जरूर पूछ देता है, एक क्वेश्चन जरूर पूछ देता है। तो ये हमारा एक सेक्शन है जिसको हम लोग इस पर डिटेल देखेंगे और डिटेल देखकर फिर पढ़ने के समय अलग पहले सब्जेक्ट को डिफाइन कर देते हैं। दूसरा विद्रोह देखते हैं। विद्रोह में भी 3 से 4 टॉपिक आते हैं, जैसे जनजाति विद्रोह, विद्रोह पिछले ही बार पूछ चुका है। जनजाति विद्रोह बिहार में हुए, जनजाति विद्रोह के उल्लेख करें या उसकी आधार को बतलाए, तो जनजाति विद्रोह है। दूसरा है सेक्शन संथाल, उसी के जनजाति विद्रोह में ही आता है। यह कभी क्या करता है, एक साथ पूरे जनजाति विद्रोह को करके पूछ लेता है, नहीं तो कभी कभी सिंगल को पूछता है, तो संथाल विद्रोह। तीसरा है संथाल विद्रोह के बाद तीसरा पीरियड इसमें आता है, वह है बिरसा विद्रोह, बिरसा आंदोलन या विद्रोह। चौथे के रूप में अगर हम इसमें देखें तो वह स्वतंत्रता संग्राम का यूनिट है, लेकिन चूंकि एक विद्रोह है इसलिए विद्रोह की इकाई में अगर हम उसको रख लें तो ज्यादा बेहतर है। जैसे 1857 का विद्रोह, यह विद्रोह है लेकिन स्वतंत्रता संग्राम का यह एक पार्ट बन जाता है, चाहे तो हम इसके साथ जोड़ के पढ़ें चाहे इसके। लेकिन चूंकि हम लोग विद्रोह के आधार पर कैटेगरीज इसको बांटे हैं, तो इसको 4 रूपों में हम बांट कर देख सकते हैं। आप देखिए परीक्षाओं में अक्सर उठाइए किसी भी साल की परीक्षा और उठाकर देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से तो एक क्वेश्चन यहाँ, मिनिमम एक क्वेश्चन रहता ही है, मिनिमम एक क्वेश्चन होता है। कभी कभी इसमें से 2 भी पूछ लिया, 63 में पूछा है, कभी इसमें से भी 2 पूछ लेता है, ऐसा भी होता है। लेकिन हम लोग अभी इसका केवल आधार इसलिए वर्गीकृत कर रहे हैं ताकि आसानी से हम लोग इसको पढ़ और समझ सकें, ठीक है। चौथे सेक्शन में आ जाता है, तीसरे सेक्शन में आता है वह स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम में कई टॉपिक है, ये सबसे विशाल टॉपिक इसमें आते हैं। जैसे नंबर 1 राष्ट्रवाद का उदय। पिछले ही बार का ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का उदय के पीछे कौन कौन से कारण, परिस्थितियां, क्या क्या जिम्मेवार, किस रूप में। तो इस क्वेश्चन का जब हम डील करेंगे उसमें हम लोग डिटेल इसमें चलेंगे। दूसरा इसमें टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, इस पर अक्सर प्रत्येक 62, 63, 64 लगभग सभी एग्जाम में यह पूछा गया है क्वेश्चन। लगभग 64 में भी है, 63 में भी देखे हैं। तो इसलिए चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। उसके बाद तीसरा है आपको स्वदेशी आंदोलन, जिसके साथ बंगभंग विद्रोह जुटा हुआ है, बंगभंग आंदोलन भी जुटा हुआ है। बंगभंग विद्रोह और स्वदेशी आंदोलन अगर चाहे तो हम एक साथ देख सकते हैं, यह टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के कुछ आंदोलन हैं जो गांधी के नेतृत्व में, कभी कभी तो पूछ देता है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों को चर्चा करें। तो एक साथ गांधी के समग्र आंदोलनों को आपको लिखना पड़ता है, नहीं तो एक एक को तोड़कर लिखना पड़ता है। तो चाहे जैसे भी हो, गांधी जी द्वारा चलाए गए समस्त आंदोलनों को हमें देखना होगा। जैसे एक हम लोग असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। अगला सविनय अवज्ञा, आंदोलन। अगला भारत छोड़ो आंदोलन।
एक चीज यहाँ और जो यही होना था, जिसको हम यहाँ इंडिकेट कर दे रहे हैं 7 नंबर में, वह है आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह। 8वां, बिहार के संदर्भ में 2-3 टॉपिक है जिससे अक्सर पूछता है, जिसमें 2 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, और इसका सेक्शन का 9वां टॉपिक, लास्ट टॉपिक बिहार किसान आंदोलन के बाद में बिहार में आधुनिक शिक्षा, बिहार में आधुनिक शिक्षा का विकास। बिहार में आधुनिक शिक्षा का विकास, जिसमें पाश्चात्य शिक्षा के रूप में भी कहा जाता है, जिसमें तकनीकी शिक्षा और आधुनिक शिक्षा दोनों शामिल होता है। तो इस आधार पर ये तीसरा यूनिट हम लोग पूरे कला को यानी मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर को 4 सेक्शन में बांटे। ए सेक्शन आपको कला, बी सेक्शन विद्रोह, सी सेक्शन स्वतंत्रता संग्राम और डी सेक्शन विचार, जिसमें विचार में 3 विचार आते हैं। एक तो गांधी जी के विचार, दूसरा नेहरू और तीसरा टैगोर। ये 3 विचार, 3 विचारों में ये केवल विचार, इस पर बहुत सारी विचार, कभी कभी परीक्षाओं में आप देखिए कि 2-2 बार एक ही परीक्षा में 2 विचारों को भी पूछ लिया गया है। एक ही परीक्षा में स्वतंत्रता संग्राम से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, एक ही परीक्षा में विद्रोह से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। लेकिन हमें यह देखना है कि प्रत्येक वर्ष जो आपको इस 4 सेक्शन में बांटे हैं, प्रत्येक वर्ष क्या इस चारों सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं या नहीं। तो यह देखते हैं हम, चाहे वह 42वीं से उठाएं या 48-52 से उठाएं। अगर किसी भी वर्ष की परीक्षा के क्वेश्चंस को उठाते हैं हम, तो यह पाते हैं कि कला एक क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है, विद्रोह एक क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है, स्वतंत्रता संग्राम से एक क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है, इससे 2 भी हो जाता है, कभी कभी मैक्सिमम 2 पूछा जाता है, और विचार से एक क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है। तो ये बेहतरीन स्वरूप होता है जिस पर इस पैटर्न को यदि लेकर चला जाए, इस पैटर्न पर यदि अध्ययन किया जाए, तो आसानी से हम लोग इसको अपनी परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं आप, और बेहतर रूप में आप परीक्षा में लिख कर आ सकते हैं। हम लोग मौर्य कला की, अब ये आधार हो गया, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या उसके पीछे मकसद। जैसा कि पहले सामान्यतः क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता था क्या है, कारण क्या है, परिणाम क्या है। लेकिन वर्तमान में यह जो विगत 2 साल 3 साल के परीक्षाओं के क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि अब यह हिस्ट्री सामान्य क्वेश्चन के रूप में आएगा। अब यह हिस्ट्री एंड कल्चर एक विशेष रूप धारण कर लिया है। अब विषय वही है, टॉपिक वही है, लेकिन इसके प्रश्न पूछने के आयाम में परिवर्तन आया है, जो काफी बेहतर रूप में जो छात्र पहले अगर देख लें तो वो तैयार कर सकते हैं। हम लोग के साथ जुड़कर चले तो बेशक उसकी तैयारी बेहतर हो सकती है। जैसे कि हम लोग यह देखते हैं कि मौर्य कला एक विशाल टॉपिक है। मौर्य कला में पहले पुस्तक मौर्य कला की विशेषताओं का वर्णन करें, लेकिन पिछले परीक्षा में मौर्य कला की विशेषता और कला स्थापत्य या एक मूर्ति कला या स्तंभ कला की चर्चा नहीं किया है। वह 2 कहता है कि मौर्य कला के स्थापत्य निर्माण में बौद्ध धर्म के प्रभाव कहाँ तक दिखते हैं, यानी मौर्य कला ही है, लेकिन उसके साथ एक आधार में परिवर्तन आया है। वह आधार जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को यदि छात्र महसूस नहीं करता है तो बेशक उसका मार्क्स बढ़िया नहीं होगा। यह जरूरी है कि जो परिवर्तन वह पूछ रहा है उसके अनुरूप आप परीक्षा के
में बैठे हुए आंसर को आप लिखें। अन्यथा केवल कला पढ़ के जाकर लिख कर आएंगे, उस पार्ट को अगर आप नहीं लिखेंगे तो बेशक आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। पाल कला में भी सामान्यतः, अब जाहिर सी बात है पाल कला बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही है, आपको इस पर भी तैयार रहना चाहिए। नहीं, मूर्ति कला है, स्थापत्य कला है, पेंटिंग है, सब कुछ है उसमें, लेकिन वह बौद्ध धर्म से संबंधित रूप में अगर पूछे तो मौर्य कला से पूछा है तो क्या पाल से नहीं पूछ सकता है? पूछ सकता है। एक छात्र की नजरिया यह होनी चाहिए कि उस रूप में जुड़कर उसकी तैयारी करे। अगर नहीं करता है तो केवल जो सब्जेक्ट मैटर है वो लेकर करने से कोई बेनिफिट बहुत अधिक एग्जामिनेशन हॉल में आपको नहीं होगा। पटना कलम, पटना कलम भी तीसरा, पटना कलम। पटना कलम को अगर हम देखते हैं तो यह सामान्यतः एक चित्रकला के रूप में आपके सामने उपस्थित है, लेकिन चित्रकला की अवधारणाओं को, इसकी विशेषताओं की और इसकी उपयोगिता पर भी आपको ध्यान देना है। उस चीज पर यदि आप नहीं देते हैं, इसकी प्रवृत्तियों पर अगर आप नहीं जाते हैं, उसकी समीक्षा आलोचना यदि आप नहीं समझते हैं तो बेशक आपको मार्क्स बहुत बेहतर नहीं प्राप्त होगा। इसलिए पटना कलम भी आपके लिए उपयुक्त विषय है। अन्य कला के रूप में मधुबनी पेंटिंग को देखते हैं। मधुबनी पेंटिंग जो वर्तमान में अभी बिहार के लिए एक बहुत सराहनीय और शोभनीय कला के रूप में उभर रहा है, काफ़ी अधिक इसका विकास दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें हम लोग को केवल मधुबनी पेंटिंग क्या है ये जानने से लाभ नहीं होगा। लाभ तब होगा कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ तक आर्थिक रूप से मददगार होती है, नहीं, यह कला किस रूप में अर्थव्यवस्था के सुधार में भी सहयोग देती है। अगर उधर आप देखेंगे यह कला किस तरह जीविका उपार्जन का विषय वस्तु बन जा रहा है तो आपके लिए काफी लाभदायक है। ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग, तो हम लोग जो परंपरागत मेथड विषय वस्तु है वो तो जानेंगे, लेकिन जो चेंजेस, जो परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन को यदि आप नहीं जानेंगे, उस परिवर्तन को यदि हम लोग महसूस नहीं करेंगे तो ये दिक्कत होगी छात्रों के लिए। आते हैं विद्रोह में। विद्रोह में अभी जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो यह पाते हैं कि विद्रोह सामान्यतः लोग संथाल विद्रोह और बिरसा विद्रोह कर देते हैं। नहीं, अन्य विद्रोह भी है जनजाति और बिहार के अंदर जनजाति विद्रोह में। तो इसलिए जनजाति विद्रोह जब हम देखेंगे तो उसमें ये दोनों एक पार्ट है और कई भी विद्रोह हैं। उन विद्रोहों की भी चर्चा हमें करनी होगी, केवल ये दो लिख कर चले आएंगे तो नहीं। जैसे पिछले परीक्षा में पूछा, बिहार के अंदर जनजाति विद्रोहों का उल्लेख करें। नहीं, तो जनजाति विद्रोह के बारे में आप सिर्फ दो के बारे में लिख कर आएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए पूरे जनजाति विद्रोह में अन्य हैं, उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, संथाल की भी चर्चा करेंगे, बिरसा की भी चर्चा करेंगे। वो भी बिहार के अंदर किए गए एक जनजाति आदिवासी विद्रोह के रूप में है। 57 का विद्रोह, 1857 स्वतंत्रता संग्राम का यह प्रथम सीढ़ी जिसको कहा जाता है। 57 का विद्रोह भी बहुत छोटा नहीं है। सामान्यतः पूछ लिया जाता था पहले 57 का विद्रोह के कारण, परिणाम या असफल होने के पीछे के तथ्यों का वर्णन करें, लेकिन इसमें भी आयोग अब बहुत सारे स्वरूप में परिवर्तन करके पूछ सकता है। हम लोग जो क्लास वीडियो देखेंगे, क्लास वीडियो टॉपिक जब चलेगा 57 के विद्रोह में क्या है, किस रूप में हो सकता है, वहाँ हम लोग इसकी चर्चा जरूर करेंगे कि और क्या इसमें नया पैटर्न हो सकता है, नए आयाम क्या जुड़ सकते हैं जिसको हम लोग देखना है। तो नेक्स्ट हम लोग उसी तरह अब तीसरे सेक्शन में जब प्रवेश करते हैं, तीसरा सेक्शन है राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम। तो स्वतंत्रता संग्राम में पहले तक तो नहीं पूछता था राष्ट्रवाद का उदय, लेकिन पिछले परीक्षा में राष्ट्रवाद का उदय यानी मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक 1857 के बाद से लेकर स्वतंत्रता संग्राम यहाँ से शुरू होता है 1947 तक है। यह नहीं है कि सिर्फ 4 आंदोलन है, पहले लोग यही समझ लिया करते थे, नहीं, लेकिन यह जरूरी है कि उन 4 आंदोलनों के इतर भी बहुत सारी चीजें हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में पढ़ना है।
ठीक है। तो स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रवाद का उदय, और भी टॉपिक अगर देखें तो सामाजिक आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का भी रूप इसमें घुस सकता है, लेकिन हम लोग अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, आगे वीडियो में हम लोग कर सकते हैं। दूसरा चंपारण सत्याग्रह के रूप में है, ये बिहार के लिए बहुत और भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। यह सही बात है कि धुरी और किल है, नो डाउट, इसके अलावा कोई किल और धुरी नहीं है, लेकिन इस किल और धुरी के रूप में हमें क्या लिखना है, परीक्षा में पूछता है चंपारण सत्याग्रह क्या एक धुरी या किल साबित हुई। हम लोग चंपारण सत्याग्रह लिख के आते हैं, जो बेशक क्वेश्चन का आंसर नहीं है, उसके लिए पैटर्न अलग है, उसके आधार अलग है, उसको फॉर्मेटिंग जब आप करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नजर आती हैं कि ओ यह हम लोग तिनकठिया व्यवस्था के आंदोलन से केवल नहीं जुड़े रहना है, इतर हटकर भी इस पर विचार करना है और लिखना है, तो हम लोग वहाँ देखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग, स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग ये दोनों एक ही टॉपिक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन दो तरह से भी पूछा जा सकता है, बंग भंग आंदोलन के रूप में और फिर स्वदेशी आंदोलन के रूप में, दोनों को रिलेटेड है, एक साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन हम लोग दोनों को पढ़ेंगे, दोनों को समझेंगे कि स्वदेशी आंदोलन आखिर क्यों, बंग भंग का ही परिणाम था स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग ना होता ना स्वदेशी आंदोलन का उदय होता। तो इसके पीछे की परिस्थितियां और क्या इससे बेनिफिट हुआ आगे की स्वतंत्रता संग्राम के लिए, क्या यह जमीन तैयार कर पाया यह आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए, स्वदेशी आंदोलन क्या एक प्लेटफॉर्म दे पाया, अगर दे पाया तो कहां तक, किस रूप में, यह भी एक पैटर्न है जिससे हमें देखना पड़ेगा। नहीं, आगे चलते हैं तो असहयोग आंदोलन की चर्चा होती है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन भारत का पहला विशाल आंदोलन है, जिस आंदोलन में समग्र वर्ग पहली बार उभर कर, पूरा देश उभर कर गांधी के नेतृत्व में बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ दिखाई पड़ेगा आपको, क्योंकि एक नेतृत्वकर्ता उभर जाता है और एक नई प्रवृत्ति उभरती है। ये नई नेतृत्वकर्ता, नई प्रवृत्ति और जनता का एक नवीन उत्साह उत्पन्न होता है। तो ये नवीन उत्साह किस रूप में असहयोग आंदोलन को कहाँ तक ले जाता है, क्वेश्चन इस पर बनाने का बहुत सारे आधार हैं। किस तरह क्वेश्चन बनाकर पूछा जाएगा, आप केवल असहयोग आंदोलन अगर पढ़ रहे हैं तो आप बहुत हद तक सही नहीं है, आप इसके पैटर्न को पढ़िए, उस पर और क्या हो सकता है यह जानिए। अगर उस आधार पर परीक्षा हॉल में आपका अगर क्वेश्चन आ गया तो आप फिर बैठे रह जाएंगे। इसलिए क्या क्या हो सकता है हम लोग वहां देखेंगे, ठीक है। उसमें योगदान भी पूछता है, बहुत सारी चीजें पूछता है, कहां तक सफल विफल रहा यह भी बन सकता है, हम लोग उसकी चर्चा बाद में करेंगे। देन सविनय अवज्ञा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक चीज आपको मैं चर्चा यहाँ कर देना चाहता हूँ, ये चाहे जो भी आंदोलन हम लोग पढ़ रहे हैं, इस आंदोलनों में विगत दिए गए परीक्षाओं में पैटर्न यह था पहले पूछने का कि समग्र आंदोलन के साथ साथ बिहार में क्या भूमिका या बिहार का क्या योगदान, बिहार में क्या इसका योगदान रहा, इस पर सवाल उठता है। तो वो पैटर्न, लेकिन अभी फिर चेंज आया है, पिछले दो परीक्षाओं के आधार पर हम ये देखते हैं कि परिवर्तन आया है। तो जो परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन के अनुसार हमें चलना होगा। यह नहीं कि असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की भूमिका केवल हम पढ़ लिए और उसी के आधार पर हम लिख के आ रहे हैं, नहीं, बिहार की भूमिका के इतर भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, उसमें आपको चेंज के साथ अपने अंदर भी परिवर्तन, चेंज लाना पड़ेगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत सारे आधार बनते हैं, आधार को हम लोग वहाँ देखेंगे, आधार के साथ परिवर्तन करेंगे, उसके कारण परिणाम ये कोई मैटर नहीं है, कोई विषय वस्तु नहीं है, घटनाक्रम इतिहास और विषय में आता भी नहीं है, समझिए। मेन सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या उत्पन्न किया, यह भी कहा जा सकता है, क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत की स्वतंत्रता संग्राम को लगभग जीत प्राप्त कराती, यह सवाल बनता है। कैसे, आप अगर हिस्ट्री पढ़े हैं, इतिहास पढ़े हैं, तो यहाँ आप
एनालाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारत को स्वतंत्रता की द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। कैसे? अगर ये सवाल पूछ दें तो फिर आप खड़े रह जाएंगे। तो ये है कैसे, इसके बारे में भी जानना है। पैटर्न बदल रहे हैं, बता रहे हैं आपको, आयाम बदल रहा है, इसलिए बदलते आयामों के साथ हमें परिवर्तन लाना होगा अपने विचारों में, अपने अध्ययन में, अपने दिशा में। अगर परिवर्तन नहीं लाते हैं तो बेशक आपकी लेखनी एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा नहीं चल पाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन यदि हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर कई छोटे छोटे अन्य टॉपिक भी है, जैसे वीर कुंवर सिंह जयप्रकाश नारायण की भूमिका, नहीं बिहार में भूमिका, तो ये सब तो कॉमन और ट्रेडिशनल है, हम लोग देखेंगे। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन यह क्यों, आखिर इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई कि भारत छोड़ो आंदोलन के लिए हम लोग भारतवासी गांधी और कांग्रेस क्यों तैयार हो गए, आखिर इसके पीछे की परिस्थिति क्या थी। जब इन परिस्थितियों पर जाएंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत होगा, लेकिन हमें उन चीज़ों को भी देखना है जो इसकी आधार है, सामान्य आधार, सामान्य नॉलेज जो बुक्स मटेरियल में आपको पर्याप्त मिल जाते हैं, लेकिन उन विषयों पर फॉर्मेटिंग और उनका आधार भी हमें जानना जरूरी है। अगर वो पूछ लिया तो आपके लिए दिक्कत है। तो ठीक है, यह भारत छोड़ो आंदोलन के हम लोग उसके आधार पर रुकते हैं। भूमिका, योगदान, महत्व, वो सब कॉमन चीजें हैं। उसके बाद आते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये एक बार पूछा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के आधार एक केवल क्वेश्चन पूछा, एक बार पूछ चुका है शायद 45वीं में। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का हम लोग बहुत चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह के आधार पर। बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है ये दोनों। बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है। और यह जो बच्चे बेहतर करते हैं बिहार में किसान आंदोलन को, मार्क्स भी अच्छा प्राप्त करते हैं। तो बिहार में किसान आंदोलन शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है, क्या चंपारण किसान आंदोलन इससे जुड़ेगा कि नहीं, ये आप सोचिएगा, इस पर विचार कीजिएगा। मैं क्लू छोड़ के जा रहा हूँ, आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी और बिहार आंदोलन का दायरा भी काफ़ी बड़ा होगा। हम लोग इसमें भूमिका, महत्व, परिणाम और इस किसान आंदोलन का योगदान भी क्या है स्वतंत्रता संग्राम में, इस सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ बिहार में आधुनिक शिक्षा का विकास। आधुनिक शिक्षा कभी कभी पाश्चात्य शिक्षा भी कहा जाता है। पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा, जाहिर सी बात है आधुनिक शिक्षा पाश्चात्य का ही देन है। तो पाश्चात्य का देन राजा राम मोहन राय, विशेष भूमिका। तो उस देन को ध्यान में रखते हुए इस पर तैयार करना है। कभी कभी पीरियड बांट कर पूछ लेता है कि इतना से इतना के बीच में, नहीं कालखंड देता है 1909 के बाद, 1835 से 1854 से। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा और उस विकास को भी हमें देखना है। नहीं तो बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास में देखा जाए तो दो तरह से है, एक आधुनिक शिक्षा और दूसरा तकनीकी शिक्षा। तो दोनों को हम लोग जोड़कर देखेंगे आधुनिक शिक्षा में। तो यहाँ हम लोग जब देखते हैं तो तीसरा सेक्शन यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है, लेकिन चौथा सेक्शन जो आपका विचार है बहुत विशाल है। विशाल कहने का मतलब, विचार तीन नाम जरूर है, लेकिन तीन नाम के साथ उस पर टॉपिक अनेक है। हर पॉइंट पर अलग अलग विचार है। यदि राष्ट्रवाद का विचार गांधी का, नेहरू का, टैगोर का, तीनों का, अंतर्राष्ट्रीयवाद का तो तीनों का विचार है। नहीं, बहुत सारे व्यक्तिवाद का विचार, नहीं सामाजिक अवधारणाओं, कई रूपों में हम इसको देख सकते हैं। तो इन विचारों को जब हम देखेंगे तो सामाजिक से लेकर, आर्थिक से लेकर, नहीं राष्ट्रवाद से लेकर, अंतर्राष्ट्रीयवाद से लेकर, हर चीज पर तीनों विचारों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तीनों विचारों पर हम लोग नोट्स, आपको PDF फाइल नोट्स भी मिलेगा और साथ ही साथ आपका क्लास फॉर्मेटिंग फुल क्लास मिलेगा।
जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ तक बात है कि हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1, इस सेक्शन में अधिक से अधिक मार्क्स भी उठाया जा सकता है। जो छात्र बेहतर रूप में तैयारी करेंगे वो मार्क्स बेहतर उठाते हैं। इसमें मार्क्स उन्हीं का बेहतर उठता है जो क्वेश्चन ठीक से पकड़ते हैं। क्वेश्चन वही बेहतर पकड़ेंगे जो क्वेश्चन को पढ़कर समझ लिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछता कुछ है, लड़का लिख के आता कुछ है। हमें वो भी चर्चा करेंगे टॉपिक पर। जब नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उस नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ चर्चा हम लोग करेंगे। एक क्वेश्चन हमको याद आ रहा है कि पिछले बार वो इंडियन सिस्टम यानी ठेका सिस्टम कैसे भारतीय मजदूरों को विदेशों में ले जाया गया, नहीं, इसके पीछे क्या कारण था? विदेशों में ले जाने के पीछे क्या कारण था? इस सिस्टम को बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन बहुत ही नया था जिसको हम लोग स्वतंत्रता संग्राम में ही जोड़कर कहीं ना कहीं उसको पढ़ सकते हैं। वास्तव में वो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड चीज थी, लेकिन वो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड चीज थी, लेकिन उस अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हमारी दक्षता भी उसमें दर्शाती है, हमारी आवश्यकता भी दर्शाती है। नहीं, विदेशी क्षेत्रों की, उपनिवेशों की भी आवश्यकता दर्शाती है। अंग्रेजों को उपनिवेशों का विशाल होना यह भी एक कारण है। बहुत सारे कारण हैं जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट जो क्लास देंगे उसमें इसकी चर्चा आपको डिटेल में करेंगे। तो ठीक है, आप लोग इस सिलेबस को बेहतर रूप से समझ लिए होंगे मेरे समझ से, और कोशिश यह आपको करना है कि अपने इस आधार पर तैयारी कैसे करें। अब आप केवल 1857 के बारे में मत सोचिए, उस पर बहुत सारा पैटर्न है, उस पर सोचिए। आधार बहुत सारा है। आप केवल सबने अवज्ञा आंदोलन मत सोचिए, उस पर बहुत कुछ है, नए आयाम हैं, उस पर भी सोचिए। वो अगर आप नहीं सोचते हैं तो बेशक आपका बहुत अच्छा आंसर तैयार नहीं होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हमारी मुलाकात होगी जिसमें हम लोग इसका डिटेल क्लास डालेंगे। एक छोटा, एक और डिटेल इंट्रो क्लास देंगे, उसके बाद आपका चैप्टर देंगे। ओके।